शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको सेल बायोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेल बायोलॉजी क्या होती है, ठीक है। सेल बायोलॉजी और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए, इसके अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी यानी कि सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है, देखिए साइटो क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। और सेल को हम लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं सेलुला। सेल जो है शब्द लिया गया है सेलुला से, जो लैटिन भाषा का शब्द है। किससे लिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है सेल, ठीक है। तो साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइटो मतलब ये लिया मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब लोगोस। तो लोगोस को हम बोलते हैं स्टडी, और सेल लिया गया है लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से। और सेलुला का मतलब होता है एक लिटिल रूम, एक छोटा सा रूम, ठीक है। लिटिल रूम यानी कि सेलुला। इसी प्रकार से सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और याद करने का तरीका इसके लिए कोई खास नहीं है। सेल फॉर सी फॉर सेल, सी फॉर साइटो, ठीक है। तो देख लीजिए, आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यदि बात की जाए पूरे विज्ञान की, जो विज्ञान जगत और निर्जीव जगत दो में बटा हुआ है। तो सजीव जगत जो होते हैं, सजीव जंतु जो हैं, वो सभी के सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। और शरीर का जब निर्माण होगा तो पूरा का पूरे सृष्टि का निर्माण, इसी प्रकार से जीवों का निर्माण हो गया। निर्जीव जगत है, निर्जीव जगत में आपका ये किससे होते हैं, अणु किससे बनते हैं, परमाणुओं से। और परमाणुओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ था, हमने आपको चर्चा किया। देखिए, बात की जाए सेल की, जो सेल की बात की जाए तो देखिए सेल क्या है। सेल जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम कार्यात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक और संरचनात्मक मूलभूत इकाई कहते हैं। देखिए, सेल को मूलभूत इकाई क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारा शरीर की रचना जो है वो सब किससे हुई है, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलके हुई है। इसीलिए हम सेल को जो है मूलभूत इकाई कहा जाता है। क्योंकि देखिए, यदि कोई मान लीजिए कोई घर ही बनाना है, जैसे कोई घर है, और इस घर को बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होगी, जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, इस घर को बनाने के लिए हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। और इन्हीं ईंटों को बोला जाएगा क्या, इस ईंट को बोला जाएगा सबसे छोटी इकाई। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। और कोशिका को मूलभूत इकाई इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इससे हमारे शरीर की संरचना होती है, हमारे शरीर के अंगों का विकास होता है, हमारे शरीर की काया इसी से बनती है, रचना हमारे शरीर की इसी से होती है। क्रिया यानी कि जितनी भी क्रियाएं हम लोग करते हैं, चाहे वो श्वसन क्रिया हो, चाहे पाचन क्रिया हो, चाहे वो परिसंचरण क्रिया हो, चाहे वो आपकी कह सकते हैं कि और भी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हों, वो सारी की सारी क्या होती हैं, ये सब क्रियात्मक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब मुमकिन हो पाती हैं कोशिकाओं के कारण, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी कोशिका है वो कार्यात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक, संरचनात्मक और इसके अलावा आधारभूत यानी कि मूलभूत इकाई है। अब देखिए, बात की जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ा यानी मानव जो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी बड़ी कोशिका जो होती है वो ओवम होती है, और स्पर्म, ठीक है। और स्पर्म जो है सबसे छोटी कोशिका है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो ओवम है। और इन्हीं ओवम और स्पर्म से मिलकर क्या होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कि ओवम क्या है, एक ये फीमेल गैमेट है, यानी कि ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है, ये रिप्रोडक्टिव सेल है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको हम बोलते हैं ओवम। और इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं स्पर्म। जब इन दोनों का मिलान होता है, ये मिलते हैं आपस में, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और जाइगोट सिंगल सेल होता है, और उसी के बाद धीरे धीरे क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये होता कब है, ये होने का कारण क्योंकि जो ओवम और स्पर्म्स हैं इनके बीच में गुणसूत्र होते हैं जिसको क्रोमोजोम्स बोलते हैं, यानी 23 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोजोम्स होंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोजोम। और यही क्रोमोजोम जो है ये जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, इसमें 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं आगे। तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। भ्रूण का निर्माण जाइगोट से होगा, और जाइगोट का निर्माण ओवम और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन की वजह से होगा। तो सबसे लार्जेस्ट कोशिका जो है हमारे शरीर की वो कौन सी है, ओवम है। और सबसे स्मॉलेस्ट कोशिका जो है हमारे शरीर की है वो स्पर्म है। तो इसी प्रकार से आप देखिए, आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी कोशिका जो है, मैंने आपको बताया
ठीक है। गैमेट सेल्स बोलते हैं इनको, फीमेल गैमेट सेल्स और मेल गैमेट सेल्स इनको बोला जाता है। आगे देखिए, अब बात आती है कोशिका की जो अध्ययन है उसको तो साइटोलॉजी कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम है और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो है वो स्पर्म है। लेकिन कोशिका की खोज कैसे हुई? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा। ठीक है, 1665 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट हुक जो थे ब्रिटिश यानी ब्रिटेन वैज्ञानिक थे, ये ब्रिटिश के इंग्लिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने रॉबर्ट हुक इनका नाम था। रॉबर्ट हुक यानी हुक तो था नहीं इनके अंदर, लेकिन रॉबर्ट हुक इन्हें बोलते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोसा यानी कि सेल की खोज की। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? एक कॉर्क जो था, कॉर्क यानी लकड़ी का कॉर्क जो था, उस लकड़ी से बने हुए कॉर्क को इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के अंदर जब देखा तो मधुमक्खी के जो छत्ता होता है उसके जैसी कुछ संरचना इनको दिखाई दी और उसी को इन्होंने नाम दे दिया कोसा नाम दे दिया, यानी सेल नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो है, आगे देखिए आप, सबसे पहली जीवित जो कोशिका मिली, जो सबसे पहली जीवित कोशिका की जो खोज की, देखिए ये तो मृत कोशिकाएं थी। ये क्या थी? ये मृत कोशिकाएं थी। ये जो मृत कोशिकाएं थी, जो कॉर्क के अंदर जो थी, जो लकड़ी का कॉर्क था, इसके अंदर जो कोशिकाएं देखी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये मृत कोशिकाएं थी। लेकिन जो जीवित कोशिकाओं की खोज की गई, देखिए माइक्रोग्राफिया, ग्राफिया क्या होता है? ग्राफ यानी माइक्रो यानी कि छोटा ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ होगा जो देखा जाएगा इसको माइक्रोग्राफिया कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? हाँ, जीवित कोशिका की जो खोज थी, एक मिनट, हाँ, ने की थी जीवित कोशिका की खोज 1674 में एवी ल्यूवेनहुक ने की थी। और ल्यूवेनहुक को जीवाणु का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए एवी ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, और सबसे पहले कोशिकीय संगठन के बारे में किसने बताया था? इन्होंने ही बताया था। ठीक है, 1800 कोशिका संगठन के बारे में किसने बताया? एवी ल्यूवेनहुक ने कोशिका संगठन के बारे में भी इन्होंने ही बताया। ठीक है, एवी ल्यूवेनहुक जो थे इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका के बारे में बताया, कोशिका संगठन के बारे में बताया, और इनको जीवाणु का जनक भी कहा जाता है। 1674 में इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जीवित कोशिकाएं भी होती हैं, यानी जीवाणु का जनक, जीवित कोशिका की खोज, और इसके अलावा कोशिकीय संगठन के बारे में एवी ल्यूवेनहुक ने बताया। ठीक है, आगे देखिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं। जो केंद्रक या केंद्रिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। सबसे पहले सेल यानी सबसे पहले जो नाम दिया वो दिया कोसा मतलब सेल, यानी कि, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोशिका के अंदर केंद्रक होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखना। ठीक है, इसको आगे चलिए। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दो वैज्ञानिकों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, उन वैज्ञानिकों को ध्यान से देखना है। एक है स्लाइडेन, दूसरे हैं श्वास एंड स्लाइडेन। दोनों जो वैज्ञानिक हैं, ये दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी कोशिका सिद्धांत को दिया है। लेकिन कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बताया क्या? इन दोनों ने, स्लाइडेन ने 1839 के अंदर, देखिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत दिनों के बाद कोशिका के बारे में रिसर्च हुई। 1665 में कहा रॉबर्ट हुक ने बताया था। उसके बाद 1674 में एवी ल्यूवेनहुक ने जीवाणु का जनक जिनको कहा जाता है जीवित कोशिका की खोज की और कोशिकीय संगठन के बारे में बताया। लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद, कई साल लग गए, 1839 में सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। किसके द्वारा? स्लाइडेन और श्वास के द्वारा। स्लाइडेन और श्वास जो थे, इन दोनों ने, इन्होंने प्लांट साइंटिस्ट थे और ये एनिमल साइंटिस्ट थे। श्वास क्या थे? श्वास जो थे एनिमल साइंटिस्ट थे और स्लाइडेन जो थे प्लांट साइंटिस्ट थे। तो दोनों ने मिलकर क्या किया? इन्होंने ही साइटोलॉजी जो है, एक जो मैंने आपको बताया था, उस विज्ञान जो है, इस विज्ञान को जिसका हम कहते हैं सेल का अध्ययन, यानी कि कोशिकाओं के अध्ययन जो है, साइटोलॉजी का इन्होंने निर्माण किया। और इसमें इन्होंने एक सेल थ्योरी दी
सेल थ्योरी दी इन्होंने, जिसको हम कहते हैं कोशिका का सिद्धांत। वो सेल थ्योरी क्या थी, इन्होंने कहा जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश के जीव होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, और एक होते हैं बहुकोश के जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। देखिए यूनि मतलब होता है एक, और मल्टी मतलब होता है बहुत सारी। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मल्टी सेलुलर में जो होते हैं जीव कौन कौन से आएंगे, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, और इसके अलावा जो यूनिसेलुलर में पैरामीशियम, अमीबा, ईस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया, एगुलिना, फाइटो और जो प्लैंकटन जो होते हैं वो भी आते हैं आपको। फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं वो भी इसके अंदर ही आते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंकटन जो है वो भी आपके यूनिसेलुलर के अंदर आते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आया, स्वाइस और स्लाइडर ने क्या किया, स्वास और स्लाइडर ने सबसे पहले 1839 के अंदर कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और कोशिका सिद्धांत के अंदर इन्होंने ये बताया जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर जीव और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जीव क्या होते हैं, जिनमें एक कोशिका होती है। मल्टी सेलुलर जीव कौन से होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। यूनिसेलुलर में पैरामीशियम, अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, एगुलिना ये तमाम, और फाइटोप्लैंकटन भी आते हैं। 1885 में क्या हुआ, देखिए 1839 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, लेकिन 1855 में रॉबर्ट विर्चो ने क्या किया, रॉबर्ट विर्चो जो थे, देखिए रॉबर्ट तीन रॉबर्ट हो चुके हैं, रॉबर्ट हुक हो गया, रॉबर्ट आपका ब्राउन हो गया और रॉबर्ट विर्चो हो गया। इनको रॉबर्ट को याद रखना है। रॉबर्ट विर्चो 1855 के अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है, ये इन्होंने बताया। यानी नई कोशिकाएं जो बनती हैं, हमारी नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। कैसे बनती हैं, देखिए नई कोशिकाओं का निर्माण, पुरानी एक मान लीजिए कोशिका है और इस कोशिका का विभाजन हुआ तो दो नई कोशिकाएं बन गई। कहने का मतलब पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हो रही है। जो नई कोशिकाएं कैसे बन रही हैं, वो पुरानी कोशिकाओं से बन रही हैं। लेकिन बताया किसने, रॉबर्ट विर्चो ने बताया। रॉबर्ट विर्चो ने सबसे पहले ये बताया कि जो हमारी नई कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, अगली चीज़ देखिए, सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है, ये हमको याद रखना है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा की होती है, या जिसको हम गैली सेप्टिकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैली सेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा यानी गैली सेप्टिकम की सबसे छोटी कोशिका जो है गैली सेप्टिकम की होती है, यानी माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किस जीव की होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, आपने देखा होगा, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के शरीर में तंत्रिका तंत्र की कोशिका, जिसको नर्वस सिस्टम की कोशिका बोलते हैं, न्यूरॉन बोला जाता है इंग्लिश में। और न्यूरॉन जो है सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका, बड़ी नहीं सबसे लंबी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका जो है बड़ी कोशिका किस जीव की होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। लेकिन मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है ओवम है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म है। लेकिन जब पूछा जाए पूरे जीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसके अलावा सबसे छोटी कोशिका की बात की जाए पूरे जीव जगत में तो गैली सेप्टिकम यानी माइकोप्लाज्मा होता है। और यदि सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो मनुष्य के शरीर में वो होती है न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है मादा का, सबसे बड़ी कोशिका हमने आपको बता दिया है मादा का ओवम। और इसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका भी हम आपको बता चुके हैं, यानी कि मेल का स्पर्म। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे देखिए सेल दो प्रकार के होते थे। सेल से जो अविकसित सेल होते हैं और एक होते हैं विकसित सेल। समय के साथ साथ सेल क्या होते चला गया, इवोल्यूशन होता चला गया, सेल विकसित होते चले गए। और जो सबसे पहले जो अविकसित सेल थे उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाने लगा। और जो अब जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल उनको बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जिसके अंदर कोशिकांगों की कमी होती है। लेकिन इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, जीवद्रव पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता, यानी केंद्रक की कमी पाई जाती है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता। किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अंदर जीवाणु आते हैं। कुछ हमारे यूनिसेलुलर एनिमल्स, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोकैरियोटिक के अंदर ही आते हैं। जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। एटीएस राइबोसोम्स भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। जीवाणु विषाणु एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारा, किसका, जीवाणु विषाणु जो है हमारा उदाहरण है प्रोकैरियोटिक सेल का। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे जीवाणु विषाणु आते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या रहता है, इनके अंदर जो है किसका अभाव रहता है, न्यूक्लियस का, यानी केंद्रक का अभाव रहता है। लेकिन जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर पाए जाते हैं, इसमें पूर्ण विकसित कोशिकाएं होते हैं।
और इसके अंदर 880S राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसके अंदर सभी जंतु और जितने भी प्लांट होते हैं वो सब आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर इसमें सभी आते हैं। तो कह सकते हैं सेल 2 प्रकार की होती हैं। देखिए अब हमने आज क्या जाना, जो कोशिकाएं जो होती हैं उनका साइज क्या होता है, उसको हम माइक्रोन में नापते हैं, ठीक है। माइक्रोन क्या होती है, कोशिकाओं को नापने की जो है एक यूनिट है, यानी 0.5 से लेके 20 माइक्रोन व्यास तक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 0.5 से लेके 20 माइक्रोन व्यास तक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहली कोशिका सिद्धांत जो किसने दिया था, स्लाइडर एंड श्वास ने दिया था। कब दिया था, 1839 में। सजीवियों का शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से होता है, जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, श्वास एंड स्लाइडर ने बताया था, ठीक है। नई कोशिकाओं का जन्म कैसे होता है ये इसने नहीं बता पाया, यानी कि जो श्वास एंड स्लाइडन जो थे इनके अंदर एक इनकी जो कोशिका सिद्धांत था इसमें एक कमी हो गई कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं का जन्म कहाँ से होता है। तो ये किसने बताया था, ये रॉबर्ट विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का जन्म, रॉबर्ट विर्चो ने बताया था कि नई कोशिकाओं का जन्म किससे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। इसी प्रकार से हमने आज जाना साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। साइटो का मतलब होता है सेल, सेल किससे लिया गया है, सेलुलर लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा रूम, लिटिल रूम। लोगो का मतलब लोगोस, लोगोस मतलब स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन। और हमारे शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं, 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एक ट्रायलियन में 12 जीरो होते हैं। अब आप लगा लीजिए कितनी ट्रायलियन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कोशिकाओं की क्षमता होती है ये खुद से जनन करती हैं और ये बनती और मरती रहती हैं। इनका नष्ट होना और बनता रहना एक रेगुलर हमारे शरीर में चलता रहता है। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था, सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया, सबसे पहले कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया। मृत कोशिकाओं के बारे में सबसे पहले जीवित कोशिकाओं के बारे में 1674 के अंदर ल्यूवेनहुक ने बताया। और ल्यूवेनहुक को जीवाणु का जनक भी कहा जाता है। और के संगठन के बारे में भी इन्होंने बताया। और जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने की। इसी प्रकार 1839 के अंदर स्लाइडन और श्वास ने जो है सबसे पहले किसके बारे में बताया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। लेकिन इनकी कोशिका सिद्धांत में एक कमी थी, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि कोशिकाओं का जन्म कैसे होता है। लेकिन जब 1855 के अंदर रॉबर्ट विर्चो ने क्या किया, नई कोशिकाओं का जन्म कैसे होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है, तो ये इन्होंने बताया। कहने का मतलब ये था हमारा पूरा सेल बायोलॉजी के बारे में, जो कि मैंने आज आपको बताया। जब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।